हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG व्यापम में। देखिए, अब हम करने वाले हैं आपका विज्ञान का क्लास नंबर 27। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का क्लास नंबर 27। और जैसे कि आप सभी को पता है ना, हमारी विज्ञान की जो है कंटिन्यू क्लास है ना, अभी आ रहा है, तो आगे भी कंटिन्यू क्लास हम लोग करेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिएगा, हमारी ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट है आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए, साथ ही CGPSC के लिए, CGWPM के लिए, हम रेलवे भर्ती के लिए स्पेशल क्लासेस हैं, है ना? जहाँ भी विज्ञान का विषय आपके पेपर में पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है ना? ये आपका पहला प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर उसके उत्तर करने की भी, है ना? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है ना? अधिकतम होता है, ये आपको बताने हैं। आपके पास ऑप्शन में ए है द्रव, बी है गैस, सी है प्लाज्मा, डी है ठोस। देखिएगा, ठीक है, जिस भी तत्व या जिस भी अणु के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा वह उतना ही क्या होगा, कठोर होगा, मजबूत होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो अणु, उसका अणु जो है क्या होगा, उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, या कहें वो तत्व उतना ही मजबूत होगा, उतना ही ठोस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो देखिएगा, ठोस, है ना? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, ठोस। ठीक है, ठोस, ठोस। ठीक है, तो आकर्षण बल का एक क्रम अगर हम लोग देखें, ठीक है, आकर्षण बल का अगर हम लोग क्रम देखें कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर, ठीक, ज़्यादा से कम की ओर, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, तो याद रखिएगा ठोस में। ठोस के बाद किस में होता है, तो याद रखिएगा द्रव में। और द्रव के बाद किस में होता है, तो गैस गैस में। ठीक है, ये क्या है, इसका क्रम है। ये इसका क्या है, तो क्रम है। ठीक है, तो ठोस में आप लोग क्या देख पाते हैं, ठीक है, कि आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है ना? ठोस में आकर्षण बल सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये आप देख पाते हैं। साथ ही ठोस पदार्थों में ये याद रखना है ना, कुछ साइंटिफिक की चीज़ें हैं। उच्च यंग मापांक, ठीक है, उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक, अपरूपता, ये क्या होता है, ठीक है, ये प्रकृति दर्शाता है ना? जो ठोस पदार्थ है वो क्या करता है, तो उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक, ये दोनों प्रकृति को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, और जो पदार्थ जितना ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण बल जिसमें जितना ज़्यादा वो होगा उतना ठोस होगा। और ठोस होने का उसका मतलब क्या है कि ठोस का एक आकार होगा। ठीक है, उसकी एक क्या होती है, आकृति होती है। ठीक है, उसकी एक संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो दूसरा प्रश्न है। और इसमें देखो, ये आपसे पूछा गया है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, आपको बताना है। पदार्थ की 2 अवस्था, बी 5, सी 4, डी 3। तो देखिए, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, तो 5। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, तो 5। कौन कौन सा, तो सबसे पहले देखिएगा ठोस, ठीक, दूसरे नंबर पे देखिएगा आपका द्रव, तीसरे नंबर पे आपका देखिएगा गैस, ठीक है, चौथे नंबर में आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा। याद रखिएगा, चौथे नंबर में आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा। और पांचवें नंबर में आपको देखने को मिलता है बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो ये पांचों अवस्थाएं वैज्ञानिकों के द्वारा तय की गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, या ऐसा कहें, एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में ये आपको बताने हैं। ए चीनी का घोल, बी मीथेन, सी दूध, डी वायु। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है क्या होगा, एक शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, मीथेन जो है क्या होगा, तो
शुद्ध पदार्थ होगा। साथ ही मीथेन के बारे में क्या याद रखना है कि ये पृथ्वी की सतह के नीचे भी पाई जाती है ना? पृथ्वी के सतह के नीचे पाई जाती है ना? पृथ्वी की सतह के नीचे ये जो है पाई जाती है। किस रूप में? तो पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में। ठीक है, और साथ ही ये प्राकृतिक गैस के रूप में भी आपको देखने को मिलता है ना? प्राकृतिक गैस के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। ये देखिएगा दलदली भूमि में, है ना? जो दलदल वाली भूमि है, दलदली भूमि है, वहाँ पे मीथेन गैस आपको देखने को मिलता है। और दलदली भूमि में मीथेन गैस देखने को मिलता है, इसी कारण इसको क्या तो मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको क्या तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ आपको क्या देखने को मिला? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में मीथेन जो है आपका शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है ना? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है ना? विषमांगी मिश्रण है, ये आपको बताने हैं। ए पीतल, बी पानी में चीनी का घोल, सी वायु, डी दूध। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन डी है ना, दूध। दूध जो है क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। दूध के बारे में क्या याद रखना है? विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसा मिश्रण, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयव, ठीक है, जिसके अवयव कहें या पदार्थ कहें, ठीक, जिसके अवयव पदार्थ या कहा जाए कण, ठीक है, या कहा जाए मोल, ये जो है अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो है क्या तो अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक, या ऐसा कहें, ठीक है, ये उसमें समान ही जाते हैं। मतलब क्या किया जाता है जब दो वस्तुओं को मिलाया जाता है ना, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाया जाता है, तो ये दूसरी वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण में ऐसा क्या होता है कि ये जो अवयव है, कण है, पदार्थ है या मोल है, ये एक दूसरे में समाहित नहीं होते, बल्कि वे क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, बल्कि वो क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण आप लेंगे, तो एक उदाहरण आप ले सकते हैं, बालू और नमक का मिश्रण। ठीक है, बालू और नमक का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अगर आप इसी में ले सकते हैं तो ले सकते हैं लोहा एवं गंधक का मिश्रण। ठीक, लोहा एवं गंधक का मिश्रण। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हवा क्या है, ये आपको बताने हैं, है ना? हवा क्या है आपको बताने हैं। शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और क्या है, यौगिकों का मिश्रण है। ठीक, दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए हवा में आपको क्या, ठीक है, हमारे वायुमंडल में क्या देखने को मिलता है आपको। ठीक, हमारे वायुमंडल में आपको हवा का अनुभव होता है ना? हमारे वायुमंडल में क्या होता है, आपको हवा का अनुभव होता है। इसका मतलब क्या है, वायु का अनुभव होता है। वायु में क्या चीज शामिल होती है, तो वायु में याद रखिए कुछ गैसें होती हैं। जैसे कौन सा, तो नाइट्रोजन गैस शामिल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस शामिल होता है, ये लगभग कितना रहता है, 79%, है ना? उसी प्रकार ऑक्सीजन गैस भी आपको देखने को मिलता है वायु में, जिसके द्वारा हम लोग सांस ले पाते हैं, ये कितना होता है, तो 21%। ठीक है, उसी प्रकार आपको आर्गन देखने को मिलता है, ये कितना रहता है, तो याद रखिएगा 0.1% के अराउंड देखने को मिलता है। साथ में आपको धूल मिट्टी, है ना, धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण भी देखने को मिलते हैं। ये कई तत्वों का क्या होता है और कई यौगिकों का मिश्रण होता है। साथ में कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी आपको देखने को मिलता है, बहुत ही कम, है ना, जिससे हमें नुकसान नहीं होता। कितना, तो 0.002%। ठीक है, तो इन सब तत्वों और यौगिकों का क्या होता है, वायु मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो तरल पदार्थों एक दूसरे में घुलते नहीं है, है ना, एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट, सी अमिश्रणी, इमिसिबल, डी डिकेंस डिकेंटेंशन। ठीक है, डिकेंटेंशन। ठीक है, इतनी चीजें हुई। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये क्या होगा,
कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अमिश्रणी इमिसिबल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अमिश्रणी इमिसिबल। ठीक है, अगर इसमें कुछ उदाहरण लेंगे तो तेल और पानी, हाँ, पानी और तेल को आप क्या करेंगे? दोनों तरल को मिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि क्या होता है? तेल पानी के ऊपर तैरते रहता है, दोनों एक दूसरे में क्या होता है? सॉल्यूशन नहीं बनाते, एक दूसरे में घुलता नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से एक रासायनिक परिवर्तन है आपको बताने हैं, है ना? मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, लोहे का खट्टा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? तो मक्खन का, है ना, मक्खन का खट्टा होना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबकीकरण, ये क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों क्या है? तो याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात क्या करिएगा? तो ये अनुत्क्रमणीय है ना, मतलब दोनों दिशाओं में नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या याद रखना है कि ये अनुत्क्रमणीय है, ये दोनों दिशाओं में नहीं होता। कहने का मतलब देखिए, इसकी मूल अवस्था है, इसको परिवर्तित करके आप दूसरी अवस्था, ठीक है, नई अवस्था में इसको परिवर्तित कर देते हैं, है ना, तो वापस इसको, ठीक है, वापस इसको क्या किया जा सकता है? नई अवस्था से मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा है कि इसकी, ठीक है, मूल अवस्था से कोई दूसरा अवस्था अगर इसको प्राप्त करते हैं तो नई अवस्था से मूल अवस्था में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार कुछ रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे मक्खन का खट्टा होना, लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे का जंग लगना, जंग लगने से उसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। साथ ही एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं, कौन? कागज का जलना। ठीक है, कागज का जलना, ये सभी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है ना, सीधे ही ठोस सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। गैस जो है सीधे किस में परिवर्तित होता है? ठोस में। हमें उस प्रक्रिया का नाम बताने हैं। ए, सब्लिमेशन, बी, डिपोजिशन, सी, कंडेशन, और डी, एवपोरेशन। तो देखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन में याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ क्या है? सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे है कंडेंसन, जिसको हम लोग कहते हैं संघनन, जिसको कहते हैं संघनन। संघनन में होता क्या है? तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है ना, ये क्या करता है? सीधे वाष्प से, वाष्प या गैस से किसमें परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा, तरल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे है, चलिए इसको देखते हैं। यह पोर्शन, ये क्या होता है? वाष्पीकरण। ठीक, यह पोर्शन ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कोई भी पदार्थ जो है, ठीक है, जिसमें कोई भी पदार्थ क्या होता है? याद रखिएगा, द्रव अवस्था से, द्रव या तरल अवस्था से क्या होता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा, है ना, ये क्या है? देखिएगा, ठीक है, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया। उसके बाद आ गया आपका सब्लिमेशन। चाय वो तो पिया तो नहीं भैया, और नहीं ठीक है ना, लेट है, लेट है, नाश्ता में लेट है भाई ना, मैं वही कर लेगा ना भाई ना, मौका नहीं तो आप ही कर ले, नहीं रे बने हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताने हैं, है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए, शरीर में भोजन का पचना, बी, दूध का दही बनना, सी, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, और डी, लोहे में जंग लगना।
तो देखिएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है आपको बताने हैं, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा दूध का दही बनना। ठीक है, दूध का दही बनना ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, नहीं है। बाकी शरीर में भोजन का पचना और जलवाष्प में परिवर्तन होना और लोहे का जंग लगना, ठीक है, ये तीनों क्या है तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक, ये तीनों क्या है तो आपको याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन के तीनों जो है क्या है तो उदाहरण है। देखिएगा बाय मिस्टेक यहाँ पे आपका आंसर निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है ना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है ये हमें बताने हैं। तो याद याद रखिए जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी शरीर में भोजन का पचना, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना, ये तीनों क्या है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये तीनों जो है किसके तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये कौन सा प्रक्रिया है तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कौन सा प्रक्रिया है तो आपको याद रखना है, भौतिक प्रक्रिया है। ठीक, शरीर में भोजन का पाचन ये बहुत सारे रासायनिक है ना, रासायनिक जैसे कि आपका HCl है, एंजाइम्स है, कुछ विटामिन है, ठीक है, उसके मदद से होता है। और लोहे में जंग लगने हैं, ठीक है, इसमें भी इसके रासायनिक परिवर्तन है। और दूध का दही बनना, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कल साइंस की 20 है, तो मैं कोशिश करूंगा मैथ से कभी डेली एक क्लास लाऊं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जो रेलवे मैथ से रिलेटेड चीज़ें उसको भी हम लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा आप इसी मंथ में है ना 26 तारीख के आसपास आपको CGPSC का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका CSET वाला जो सेक्शन है उसको भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।